हेलो दोस्तों। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इनकम रिकॉग्निशन टू बैंक्स। बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को कि बैंक अपने पास इनकम को कब रिकॉग्नाइज करती है, इस बारे में आज हम समझने वाले हैं। देखो, बैंक में क्या होता है कि बैंक की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो जब आपको लोन देती है तो लोन से जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसका वो जो इंटरेस्ट होगा वो अपने पास वो रखती है एज अ प्रॉफिट। सेम इसी तरीके से अगर वो बैंक आपको कोई सर्विस दे रही है तो सर्विस का जो भी उसका पैसा बनता है वो आपके पास, वो आप उसको देते हो। तो वो इनकम कब उसको मिलेगी और कब वो अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ, फाइनली ये पैसा मुझे मिल गया और फाइनली ये मेरी इनकम बन गई, ये चीज़ें कब होंगी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को थोड़ा अच्छी तरीके से। Assets of the bank are classified as performing assets and non-performing asset for the purpose of income recognition। देखो, जब इनकम रिकॉग्निशन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे बैंक ने जब भी अपने कस्टमर्स को कुछ दिया होता है, कुछ भी फैसिलिटी दे रखी होती है जिनसे उनको अर्निंग होने वाली होती है, उसको वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परफॉर्मिंग एसेट और एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग आर परफॉर्मिंग एसेट्स विच आर नॉट नॉन परफॉर्मिंग आर परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग नहीं है वही परफॉर्मिंग है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एंड एसेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर बैंक्स। ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट वुड बी एन एडवांस वेयर, बिकॉज क्लियरली समझिएगा कि कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग तभी बनता है जब इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। जब आप किसी बैंक से टर्म लोन लेते हो और 180 दिन तक इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करते हो, उस सिचुएशन में 180 दिन तक अगर आप नहीं पे करते हो तो बैंक ये कंसिडर कर लेती है कि आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो और आपको वो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल देती है। इसी तरीके से द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 180 डेज इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। भाई, आप होता क्या है कि बैंक आपको या तो टर्म लोन की फैसिलिटी देती है या तो CCOD की फैसिलिटी देती है। इसके ड्यूरेशन में, क्योंकि CCOD में क्या होता है, कोई EMI नहीं होती है, आप अपने अकॉर्डिंगली पैसे जमा करते हो और अपने अकॉर्डिंगली एक लिमिट तक पैसे निकाल सकते हो। अगर 6 महीने तक यानी कि 180 डेज तक आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है बैंक में, तो उस सिचुएशन में वो ओवरड्यू मान लिया जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाता है, तब भी आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट होता है द बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 180 डेज इन केस ऑफ बिल परचेज और डिस्काउंट। बैंक्स आपको एक फैसिलिटी देती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से उधार मतलब किसी को उधार बेच रहे हो तो वो जो बिल है वो बिल आप जाकर के किसी और से, मतलब बैंक से जाकर डिस्काउंट करा सकते हो। बैंक को ये बिल दे सकते हो कि भैया ये जो पर्टिकुलर कस्टमर जिसको मैंने उधार दिया है ये आप ही का ही कस्टमर है, ये पैसा आप इससे कलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन आज ही हमको पैसे देती है। जैसे इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मुझसे कहा कि 90 डेज की मुझे क्रेडिट दे दीजिए। मेरा भी लिंक बैंक से है और उसका भी लिंक बैंक से है, हम दोनों ने बैंक से इस चीज़ के में एग्री कर लिया था। अब क्योंकि मैंने उसको 90 डेज का क्रेडिट दिया है, बट मैं 90 डेज का क्रेडिट अपने पास अवेल नहीं करना चाहता। मैंने क्या कहा, मैंने बैंक के पास गया, बैंक से कहा कि देखो ये बंदा जो जिस पर्सन को मैंने 90 डेज का क्रेडिट दिया है, इससे आप 90 डेज के बाद पैसे ले लीजिएगा, पैसे अभी के अभी मुझको दे दीजिए। तो बैंक क्या करता है कि कुछ पैसे अपनी एज ए कमीशन चार्ज कर लेता है, जिसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, और बाकी के पैसे हमको आज के आज ही दे देता है, और 90 दिन की जो वेट करने का पीरियड है अब फिर वो बैंक हैंडल करता है। तो इसी तरीके से कोई बिल अगर 180 डेज तक ओवरड्यू हो जाए तो उसको भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर 2 हार्वेस्ट सीजन बट फॉर अ पीरियड नॉट exceeding 2.5 years in case of an advance granted to agriculture purposes। तो अगर हम किसी एग्रीकल्चरिस्ट को कुछ लोन देते हैं, कोई फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, तो जिस पर्पस के लिए मैंने लोन दिया है वो हार्वेस्ट दो सीजन, भाई जो भी चीज़ की आप पैदावार के लिए आपको लोन दिया गया उसकी 2 सीजन तक या 2.5 साल तक हम आपको परमिशन देंगे। 2.5 साल तक अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं किया तब फिर उस सिचुएशन में हम उसको नॉन परफॉर्मिंग कंसिडर कर देंगे। एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर अकाउंट। बाकी इसके अलावा कुछ भी अगर बैंक से आपने कोई फैसिलिटी ली है और उसकी पेमेंट 180 डेज तक नहीं की है तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग कहलाई जाएगी। अब एक दूसरी चीज़ आती है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को किस कैटेगरी में कैसे डाला जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा। ये 31 मार्च 2004 के बाद के जो इंटरनेशनल तरीका है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बस आपको ये समझ में रखना है कि जो पीछे हम लोगों ने 180 डेज की कंडीशन कंसिडर की थी वही सारी चीज़ें वो 90 डेज में कंसिडर कर लेगा। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, तो इंटरनेशनली अगर हम फॉलो करें, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम फॉलो करें, तो वो 180 डेज की जो कंडीशन है वो 90 डेज की कंसिडर की जाती है। यूजुअली आज की डेट में बैंक 90 डेज को ही कंसिडर करती हैं, क्योंकि आज की डेट में हर बैंक नेशनल मतलब इंटरनेशनल बैंक होती चली जा रही है। उनकी अपनी ब्रांचेस
डिफरेंट लेवल में खुलती चली जा रही है और वो हर कोई अपने आप को इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में मर्ज करता चला जा रहा है। तो इस वजह से आज की डेट में ज़्यादातर बैंक इसको 90 डेज की ही कंडीशन को कंसिडर करती हैं, बट फिर भी जो नॉर्मल रूल है वो 180 डेज का भी है और इंटरनेशनली वो 90 डेज का भी है। नेक्स्ट बात आती है ओवरड्यू की। एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक बट अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। भाई ये जो 90 डेज या 180 डेज की कैलकुलेशन होगी वो कब से होगी? तो बैंक ने जो आपको ड्यू डेट दे रखी थी किसी भी पेमेंट को करने के लिए, उस डेट तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर वो ओवरड्यू हो जाएगा और उसके बाद से उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बैंक हैव बीन एडवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट दे शुड आइडेंटिफाई द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड इंश्योर द इंटरेस्ट ऑन सच नॉन परफॉर्मिंग एसेट is not recognized as income and taken into the profit and loss account. Banks are to recognize their income on accrual basis in respect of income on performing assets and cash basis in respect of income on non-performing asset. Any interest accrued or credited to income must be cancelled by a reverse entry once the credit facility comes under the category of non-performing asset. बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, जो एसेट परफॉर्मिंग एसेट है यानी कि जो टाइमली आकर के पेमेंट कर देते हैं, तो जैसे ही उनकी ड्यू डेट होती है हम उसको क्लियर कर लेते हैं कि हाँ ये पैसा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि बंदा जेन्युइन है, परफॉर्मिंग है, हमेशा टाइम से पेमेंट कर देता है। तो हम उसको एक्रूअल बेसिस पे ड्यू कर लेंगे, हम उसको अपने बुक्स में एंट्री कर देंगे कि हाँ ये पैसा मुझे मिल जाएगा। अगर मान लो कि मैंने उसको ड्यू कर लिया कि भैया हाँ ठीक है ये पैसा मुझे मिल जाएगा और इत्तेफाक से उसी मंथ में या उसी ड्यूरेशन में वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो उसको तुरंत हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे और उसको हम उस इनकम को जो रिकॉग्नाइज किया था उसको नॉट रिकॉग्नाइज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो उसको हम लोग तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो पैसा मुझे कैश में मिल ना जाए, क्योंकि अब ये डाउटफुल नेचर हो चुका है। नॉन रिकॉग्नाइज कैसे होता है? वो 90 डेज और 180 डेज के बाद। तो जब तक वो 90 डेज और 80 डेज 180 डेज क्रॉस नहीं होते तब तक तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके बाद हम उसको नॉन परफॉर्मिंग कंसिडर करेंगे और उसको हम अपने बुक्स में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब पैसा मुझे एक्चुअली मिल जाएगा। होपफुली यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे कि आखिर बैंक अपनी इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, जिसके लिए हम पार्ट 2 बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।